अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें, सोचिए कि आज की कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनी व्यापार करने के बहाने किसी दूसरे देश में जाती है हम्म। और कुछ ही समय बाद वो अचानक वहां अपनी खुद की सेना खड़ी कर ले। बाप रे। हाँ, अपने न्यायालय बना ले और वहां के नागरिकों से टैक्स भी वसूलने लगे। बिल्कुल, सुनने में तो ये किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना। एकदम सही कहा आपने। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की नींव कुछ इसी तरह से 1600 के दशक में रखी गई थी। ये एक बहुत ही सटीक चित्र प्रस्तुत करता है। मतलब एक व्यापारिक संस्था का एक क्षेत्रीय संप्रभु शक्ति में बदल जाना, ये इतिहास की सबसे असामान्य घटनाओं में से एक है। अक्सर जब भारत के संविधान की बात होती है तो 1950 की एक बहुत ही साफ सुथरी तस्वीर दिमाग में आती है। हाँ, जैसे किसी ने रातों रात एक किताब लिखी और एक नया देश खड़ा हो गया। बिल्कुल वही तो। और आज की इस विस्तृत चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो इसी भ्रांति को दूर करना है। हम एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राजव्यवस्था के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अध्याय के स्रोतों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। जी। हम ये समझेंगे कि हमारा जो ये संवैधानिक ढांचा है वो लगभग 200 सालों के ब्रिटिश कानूनों और उनके सत्तावादी प्रयोगों का नतीजा है। हाँ, एक बहुत लंबे संघर्ष का नतीजा। बिल्कुल। ये कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की हवस से शुरू होकर पूर्ण संप्रभुता तक जाती है। और इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। इन ऐतिहासिक स्रोतों पर चर्चा करते हुए कुछ राजनीतिक और वैचारिक रूप से संवेदनशील विषय सामने आएंगे, जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हो गई या पूना पैक्ट। हाँ, सही बात है। तो हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष रूप से केवल उन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखना है जो स्रोत सामग्री में दर्ज है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को खोलते हैं। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक चार्टर के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। हाँ। उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना था। लेकिन 1765 आते आते सब कुछ बदल जाता है। सही बात है, क्योंकि कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है। मतलब राजस्व वसूलने और नागरिक न्याय करने का अधिकार। रातों रात एक कॉरपोरेट कंपनी एक सरकार बन जाती है। और यहीं से लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद में खतरे की घंटी बजती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके देश की एक कंपनी इतनी ताकतवर और अमीर हो रही है कि वो खुद ब्रिटिश सत्ता के लिए चुनौती बन सकती है। मतलब कंपनी के अधिकारी भारत से अथाह संपत्ति लूटकर ब्रिटेन लौट रहे थे। बिल्कुल, और वहां की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। तो इसी असीमित शक्ति पर लगाम कसने के लिए ही 1776 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। अच्छा, मतलब ये कानून भारतीयों की भलाई के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश संसद के अपने डर का नतीजा था। एकदम सही। इसी 1773 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने थे, है ना? जी हाँ। और कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। लेकिन मैंने पढ़ा है कि यहाँ एक बहुत बड़ी ढांचागत समस्या पैदा हो गई थी। हाँ, वो तो होनी ही थी। आपने एक तरफ गवर्नर जनरल बैठा दिया और दूसरी तरफ एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। लेकिन दोनों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट ही नहीं किए। नतीजा ये हुआ कि प्रशासन और न्यायपालिका के बीच लगातार टकराव होने लगा। ओहो। इस प्रशासनिक पंगुता को दूर करने के लिए ही 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, वो लाया गया। स्रोत सामग्री के अनुसार इस 1781 के कानून ने एक बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था दी। इसने गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया। लेकिन न्याय के मामले में एक ऐसा कदम उठाया जिसका असर आज तक दिखता है। कलकत्ता के निवासियों के लिए ये तय किया गया कि हिंदुओं के मामले उनकी निजी कानूनों के हिसाब से तय होंगे। हाँ, पर्सनल लॉज के हिसाब से। बिल्कुल। और मुसलमानों के मामले उनके निजी कानूनों के हिसाब से। ये एक तरह से भारत में धर्म के आधार पर न्याय व्यवस्था को संस्थागत रूप देने का शुरुआती प्रयास था। सही बात है। इसके तुरंत बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसने ब्रिटिश नियंत्रण को एक नई दिशा दी। कंपनी के शासन को ना
दोहरे शासन में बदल दिया गया। मतलब व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग विंग। हाँ, व्यापारिक मामलों के लिए निर्देशक मंडल था, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए लंदन में एक नया नियंत्रण बोर्ड बना दिया गया। को शायद इस एक्ट की सबसे अहम बात ये थी कि पहली बार भारत में कंपनी के अधिकार वाले इलाके को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बिल्कुल। ये बहुत साफ संकेत था कि अब कंपनी सिर्फ मोहरा है, असली मालिक तो ब्रिटिश सरकार है। एकदम सही। और इसके बाद तो जैसे केंद्रीकरण की, मतलब सेंट्रलाइजेशन की एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। हाँ। 1786 और 1793 के कानूनों के जरिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी ही काउंसिल के फैसलों को पलटने की तानाशाही ताकत दे दी गई। और इस अंधी दौड़ का चरम रूप हमें 1833 के चार्टर एक्ट में देखने को मिलता है। हाँ, 1813 में ही कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार तो लगभग खत्म कर दिया गया था, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर। लेकिन 1833 ने प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह एक मुट्ठी में कैद कर लिया। जी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब सीधे भारत का गवर्नर जनरल बन गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बिल्कुल। उनके हाथों में पूरे भारत की विधायी और प्रशासनिक शक्तियां सौंप दी गईं। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों से कानून बनाने की शक्ति तक छीन ली गई। अगर हम इसके पीछे की वजह तलाशें तो ये साफ है कि एक इतने विशाल देश से अधिकतम संसाधन निकालने के लिए उन्हें एक बेहद सख्त केंद्रीय मशीनरी की आवश्यकता थी। हाँ, और 1853 का चार्टर एक्ट इसी मशीनरी को और आधुनिक बनाने का प्रयास था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के कानून बनाने वाले और प्रशासन चलाने वाले कार्यों को अलग किया गया। एक तरह से ये एक छोटी संसद की शुरुआत थी। एकदम सही। और इसी समय मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर 1854 में सिविल सेवाओं को भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश राज को चलाने के लिए उन्हें एक वफादार नौकरशाही की जरूरत थी, है ना? हाँ। सब कुछ एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सेंट्रलाइज्ड हो रहा था। ब्रिटिश सत्ता अपने चरम पर महसूस कर रही थी। लेकिन तभी 1857 का सिपाही विद्रोह होता है। उफ, हाँ। और ब्रिटिश साम्राज्य का ये पूरा अहंकार और उनकी सेंट्रलाइज्ड मशीनरी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। 1857 का जो विद्रोह था ना, वो ब्रिटिश नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात था। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि भारत जैसे जटिल समाज पर बिना स्थानीय लोगों की भागीदारी के केवल लंदन से आदेश भेजकर शासन नहीं किया जा सकता। मतलब ये अत्यधिक केंद्रीकरण की साफ विफलता थी। बिल्कुल। और इस डर का सीधा परिणाम था 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्याय हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जी। अब भारत सीधे महारानी विक्टोरिया के ताज के अधीन था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। और लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। सही। और लंदन में एक नया पद बना, भारत के राज्य सचिव, जिसे सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद दी गई। प्रशासनिक ढांचे को ऊपर से बदलने के साथ साथ उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत की। हाँ, 1861 के भारत परिषद अधिनियम ने मद्रास और बंबई की कानून बनाने की शक्तियां उन्हें वापस लौटा दी। और साथ ही लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, जी, उसे भी मान्यता दी गई। जी, जहां एक सदस्य को एक या अधिक विभागों का प्रभार दिया जाता था। ये आज के हमारे कैबिनेट मंत्रियों जैसी व्यवस्था की नींव थी। पर यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। बताइए। अंग्रेज अचानक से मद्रास और बंबई को शक्तियां लौटा रहे हैं। 1861 के एक्ट में वाइसराय अपनी परिषद में बनारस की राजा और पटियाला के महाराजा जैसे भारतीयों को शामिल कर रहे हैं। क्या ब्रिटिश हुकूमत का हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या वे सच में भारतीयों को स्वशासन सिखाना चाहते थे, या फिर 1857 जैसे दूसरे भयानक विस्फोट को रोकने के लिए ये सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व था? देखिए, इतिहास के पन्नों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से इसी सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत की पुष्टि करता है। अच्छा। हाँ, ये भागीदारी पूरी तरह से प्रतीकात्मक थी। जिन भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया, वे समाज के कुलीन वर्ग से थे। मतलब जिनका आम जनता से कोई जुड़ाव नहीं था। बिल्कुल। 1892 के अधिनियम के तहत उन्हें बजट पर बहस करने का सीमित अधिकार जरूर दिया गया, लेकिन असली ताकत हमेशा ब्रिटिश वाइसराय के पास ही रही, जो कभी भी अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, है ना? एकदम सही। यानी दिखावे के लिए भारतीयों को मिसना बैठा लिया, लेकिन फैसला वही होगा जो अंग्रेज चाहेंगे। हाँ, और फिर आता है 1909 का अधिनियम, जिसे हम मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसमें केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। जी,
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी बन गए। यहाँ तक तो सब काफी सुधारवादी लगता है, लेकिन इसी कानून में एक ऐसा जहर बोया गया जिसने आगे चलकर उपमहाद्वीप का भूगोल ही बदल दिया। आप पृथक निर्वाचन मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। 1909 के अधिनियम ने पहली बार मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। हाँ, इसका सीधा अर्थ ये था कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। ये कोई प्रशासनिक सुधार नहीं था, बल्कि भारतीय समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करने की एक सोची समझी वैधानिक रणनीति थी। और शायद इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जी हाँ, अंग्रेजों की रणनीति बहुत साफ थी। एक तरफ राजनीतिक रियासतें देकर राष्ट्रवादियों को शांत करो, और दूसरी तरफ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर समाज को बांट दो। इसके बाद हम प्रवेश करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद के दौर में। 1919 का भारत शासन अधिनियम, या जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि उनका लक्ष्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने प्रांतों में एक अजीबोगरीब व्यवस्था लागू की, जिसे द्वैध शासन या डायरकी कहा गया। हाँ, डायरकी। ये वास्तव में एक बहुत ही जटिल और विरोधाभासी प्रशासनिक प्रयोग था ना? बिल्कुल। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। मतलब ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषय भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। अच्छा। लेकिन पुलिस, न्याय और वित्त जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय गवर्नर ने अपने पास आरक्षित रखे, जिनके लिए वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। मतलब अगर इसे आज की भाषा में समझें तो ये दुनिया के सबसे खराब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसा था। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा है कि किसी कंपनी के बॉस ने मिडिल मैनेजमेंट को बुला के कहा कि आज से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग तुम्हें पूरी जिम्मेदारी दी जाती है। और जब उन भारतीय मंत्रियों ने पूछा कि ठीक है, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए बजट कहाँ से आएगा? हाँ, और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए पुलिस कहाँ है? तो ब्रिटिश गवर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि पैसा और पुलिस तो मेरे पास आरक्षित है। आपने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन काम करने की कोई ताकत नहीं दी। बिल्कुल। बिना वित्त के कोई भी कल्याणकारी योजना कैसे लागू हो सकती थी? हाँ, यह डायरकी व्यवस्था पूरी तरह असफल रही और मंत्रियों के बीच भारी हताशा का कारण बनी। हालांकि इसी 1919 के कानून ने कुछ ऐसी संस्थागत नींवें भी रखी जो आज तक मौजूद हैं। जैसे कि प्रदेश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी एक ऊपरी सदन और एक निचला सदन, जो आज हमारी राज्यसभा और लोकसभा है। ओह, अच्छा। और प्रत्यक्ष निर्वाचन भी तो इसी से शुरू हुआ था ना? हाँ, प्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ। हालांकि वोट देने का अधिकार केवल उन मुट्ठी भर लोगों को था जिनके पास एक निश्चित संपत्ति थी या जो कर देते थे। इसके साथ ही 1909 में शुरू हुए सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करके उसे सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपीय लोगों तक भी लागू कर दिया गया। जी, समाज को बांटने की प्रक्रिया तेज हो गई और 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। फिर इन सब सुधारों की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन आयोग भारत आया। चूंकि उस 7 सदस्यीय ब्रिटिश आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत में उसका जबरदस्त बहिष्कार हुआ। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। ये तो एक बेहद संवेदनशील मोड़ था। बिल्कुल, क्योंकि इसके तहत अलग निर्वाचन की व्यवस्था को दलितों तक भी विस्तारित कर दिया गया। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि हिंदू समाज के इस वैधानिक विभाजन के प्रयास से महात्मा गांधी बहुत परेशान हुए और उन्होंने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इस गतिरोध को तोड़ने के लिए अंततः कांग्रेस नेताओं और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट। इस पैक्ट के तहत संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, लेकिन दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटें आरक्षित कर दी गईं। इन तमाम आंदोलनों, गोलमेज सम्मेलनों और संवैधानिक बहसों का जो अंतिम परिणाम था, वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। हाँ, और ये कोई साधारण कानून नहीं था। ये 321 धाराओं वाला एक विशाल दस्तावेज था। काफी बड़ा।
बिल्कुल। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि स्वतंत्र भारत के आधुनिक संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग उसका पूरा प्रशासनिक ढांचा, इसी औपनिवेशिक दस्तावेज पर आधारित है। एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है। आप कह रही हैं कि 1950 का हमारा सर्वोच्च लोकतांत्रिक दस्तावेज, जो हमारी आज़ादी का प्रतीक है, वो बहुत हद तक उस 1935 के कानून की कॉपी है जिसे ब्रिटिश सत्ता ने हम पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए ड्राफ्ट किया था। ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसे समझने के लिए हमें 1935 के अधिनियम की गहराई में जाना होगा। हाँ, बताइए। इस कानून ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया, जिसमें शक्तियों का 3 सूचियों में स्पष्ट बंटवारा था: संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो आज भी है। बिल्कुल। प्रांतों में वो विफल डायर की व्यवस्था खत्म कर दी गई और उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती रूप था, और प्रांतीय लोक सेवा आयोग, ये सब आधुनिक राज्य को चलाने के बेहतरीन उपकरण थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे संविधान निर्माताओं ने समझदारी दिखाते हुए इस तैयार मशीनरी को खारिज करने के बजाय इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के सांचे में ढालकर अपना लिया। मतलब हमने ब्रिटिश कार की चासीज ली, लेकिन उसका इंजन और स्टीयरिंग अपने लोकतांत्रिक नियंत्रण में ले लिया। एकदम सही एनालॉजी है। फिर हम पहुंचते हैं इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम अध्याय पर, 1947 का सत्ता का हस्तांतरण। जी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट आटली घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश राज जल्दी समाप्त हो जाएगा। 3 जून को माउंटबेटन योजना आती है, जो विभाजन का दर्दनाक खाका खींचती है। और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 स्वतंत्र संप्रभु डोमिनियन अस्तित्व में आते हैं। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। बिल्कुल। वाइसराय का पद खत्म कर दिया गया और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारी संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु, मतलब सॉवरेन बना दिया गया। हाँ, वो ब्रिटिश संसद के किसी भी कानून को रद्द करने की ताकत रखती थी। जी। और 1946 में बनी अंतरिम सरकार अब आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल बन चुकी थी। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल ने गृह और सूचना प्रसारण का जिम्मा संभाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, और डॉक्टर अंबेडकर विधि मंत्री बने। बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास दर्ज है। वो क्या? एक तरफ हम संप्रभु हो गए, पूरी व्यवस्था बदल गई, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश काल के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही पुरानी सुविधाएं, वही पेंशन और वही सुरक्षा मिलती रही जो उन्हें 15 अगस्त 1947 से पहले मिलती थी। ये आजादी के साथ कैसा समझौता था? देखिए, सतह पर ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से ये एक अनिवार्य कदम था। अच्छा। हाँ, कल्पना कीजिए, देश आजाद हो रहा था, लेकिन उसी समय वो विभाजन की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से भी गुजर रहा था। हर तरफ दंगे थे, शरणार्थियों का संकट था और देसी रियासतों के विलय की चुनौती थी। हाँ, स्थितियां बहुत नाजुक थीं। ऐसे समय में अगर पूरे प्रशासनिक तंत्र को रातों रात भंग कर दिया जाता तो देश पूरी तरह अराजकता में डूब जाता। समझ गया। इसलिए जब तक 1950 में नया संविधान लागू नहीं हुआ, तब तक भारत का शासन उसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाया गया। ये प्रशासनिक निरंतरता नवजात राष्ट्र को बिखरने से बचाने के लिए बहुत जरूरी थी। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारा संविधान सिर्फ कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा कुछ वर्षों में लिखी गई कोई एकांत रचना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये 1600 ईस्वी के एक शाही फरमान से शुरू होकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक चले 200 वर्षों के प्रशासनिक प्रयोगों, सड़कों पर बहे खून और लगातार हुए संस्थागत सुधारों का एक जीवंत दस्तावेज है। एकदम सही। ये केंद्रीकरण के अहंकार और वे केंद्रीकरण की मजबूरी की कहानी है। ये दिखाता है कि कैसे सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखने की कोशिशों ने ही अनजाने में उन आधुनिक संस्थाओं को जन्म दिया जिनका इस्तेमाल अंततः भारतीयों ने खुद को आजाद कराने और एक गणतंत्र स्थापित करने के लिए किया। सही कहा। और इस विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जी, बताइए।
आज जब हम भारत की इस विशाल नौकरशाही को देखते हैं, थानों में हमारी पुलिस व्यवस्था के तौर तरीकों को देखते हैं, या केंद्र सरकार के हाथों में संकेंद्रित असीमित शक्तियों को देखते हैं, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि इसमें से कितना हिस्सा वास्तव में